आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, जो कि हम कवर करने वाले हैं, वो है 12th का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। अगर आप ये चीट सीरीज को ढंग से देखोगे और ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे फॉर्मूले तो रिवाइज हो गए। जब भी हम वेक्टर को यूज करते हैं हमें चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम कौन सा वाला वेक्टर यूज करते? सेम चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते और अपोजिट चार्जेस रिपेल करते। सही है ना? अपोजिट चार्जेस रिपेल करते ना भाइयों? नहीं, आपको हर एक पॉइंट सुनना ही है क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो आपको थोड़ा सा तेजी से जाएगा पर आपको कंफर्टेबली हर चीज सुनना है। हेलो 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 सब बच्चों को मेरा नमस्कार। तो हम लेके आए हैं चीट सीरीज जो कि आपको काफी मदद करेगी कोई भी टॉपिक को रिवाइज करने में कम से कम टाइम में। तो आज हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है, जो कि हम कवर करने वाले हैं, वो है 12th का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो ये चीट सीरीज आपकी इतनी मदद करने वाली है और आपको हर एक फॉर्मूले को ढंग से रिवाइज करने में ये आपकी हेल्प करेगी कि ये वाला सेक्शन तो आपका हो गया। आपको अलग से कोई बुक खोलनी है नहीं, आपको ये नहीं देखना है कि सर कौन सा फॉर्मूला छूट गया है। अगर आप ये चीट सीरीज को ढंग से देखोगे और ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे फॉर्मूले तो रिवाइज हो गए। थोड़े जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है आप वो उसको थोड़ा सा अलग से कर लो तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक कम से कम टाइम में हो जाएगा। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इसका फर्स्ट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स क्या है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। करेक्ट, यही अपना फोर्स था। और K जो है ये फोर्स कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। 1 किसके लिए मानते हैं हम? वैक्यूम। करेक्ट। और अप्रोक्सीमेटली 1 हम किसके लिए मानते? फॉर एयर। अप्रोक्सीमेटली 1 हम किसके लिए मानते? फॉर एयर। मेटल के लिए ये क्या होता है? एप्सिलॉन आर टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर मेटल, क्योंकि मेटल को तो हम कंडक्टर मान लेते हैं, उसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। अगर अट्रैक्शन हो तो दोनों चार्ज चिपक जाएंगे, अगर रिपल्शन हो तो दोनों चार्ज एकदम दूर हो जाएंगे। ये सही है गलत है? अगर आप इसी चीज को अगर वेक्टर में देखना चाहो, लेट्स से सेम चार्जेस है। करेक्ट। इसी चीज को आप अगर वेक्टर में देखना चाहो तो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि इसके बीच का मैग्नीट्यूड लिख लो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब यही वाले वेक्टर को आप बीच में ले आओ। अगर आप बीच में ले आओगे तो इसका वेक्टर मान लो R2 वेक्टर है, इसका R1 वेक्टर है। तो ये एरो किसके तरफ जा रहा है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस R2 माइनस R1। क्योंकि जब भी हम वेक्टर को यूज करते हैं हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखने के लिए हम कौन सा वाला वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। हम कौन सा वाला वेक्टर यूज करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए? यूनिट वेक्टर। तो ये आई थिंक ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर वैसे ही आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालोगे तो ये वाला पॉइंट किसके तरफ है? इधर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालोगे तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो किधर पॉइंटेड है? R1 वेक्टर के तरफ। किधर से पॉइंटेड है? R2 वेक्टर के तरफ अपॉन उसका मॉडुलस, क्योंकि ये तो भाई लोगों यूनिट वेक्टर हुआ ना। बोलो सही है गलत? तो डायरेक्शन देखने के लिए आप कौन सा वेक्टर यूज करते हो? यूनिट वेक्टर। बोलो कूलम्स लॉ आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया? आपको मालूम है चार्ज क्वांटाइज्ड है कि चार्ज को लोगे तो पूरा ही लोगे, आधा अधूरा ले नहीं सकते। चार्ज इनवेरिएंट है, स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है। स्पीड कितने भी हो, चार्ज अगर उतना है तो उतना ही रहेगा। सही है गलत? मास डिपेंड करता है स्पीड पे, पर चार्ज डिपेंड स्पीड पे नहीं करता है। सेम चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते और अपोजिट चार्जेस रिपेल करते। सही है ना? अपोजिट चार्जेस रिपेल करते ना भाइयों? नहीं, सेम चार्जेस रिपेल करते और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते। सही है गलत? तो आप एक लॉजिकली यहां तक तो आप पूरा फोर्स का कूलम्स लॉ का गो थ्रू कर चुके हो। अब इसी के साथ आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी एक चार्ज के वजह से एक सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस होता है।
वो फील्ड को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर एक मास है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल। वैसे ही एक चार्ज के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही एक चार्ज के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अगर चार्ज क्यू है, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी इस डायरेक्शन में, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर रहेगी, इधर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एज आर इंक्रीजेस फील्ड डिक्रीजेस, एज आर इंक्रीजेस फील्ड डिक्रीजेस। वैसे ही अगर आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा कि इन फाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज, अगर ये फॉर्मूला आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा, अगर एक फाइनाइट लाइन चार्ज है लैम्बडा कूलम पर मीटर, अगर यहाँ d डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो एक θ1 और एक θ2। तो θ1 कब पॉजिटिव है, θ1 तब पॉजिटिव है जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, और θ2 कब पॉजिटिव है, जब आप उसको क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। θ1 मतलब अपर एंड, θ1 मतलब क्या होता है, अपर एंड होता है, और θ2 मतलब लोअर एंड। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फील्ड की दो लाइंस आती, जैसे E परपेंडिकुलर और E पैरेलल। देखो पैरेलल वाला डायरेक्शन तो आप लॉजिक से निकालोगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना ऊपर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, अगर नीचे वाला पार्ट ज्यादा होगा तो E पैरेलल ऊपर होगा, नीचे वाला पार्ट ज्यादा होगा तो E पैरेलल ऊपर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों। आपको पूरा समझना है और पूरा साथ देना है, क्योंकि हमें मिल के कम से कम फॉर्मूलेस तो इतना पिटपैट याद कर लेना है कि भाई साहब हो ही जाए। क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, प्रोटॉन। तो मैं भी प्रोटॉन, तुम भी प्रोटॉन, कितना भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए सब प्रोटॉन है भाइयों। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्बडा बाय डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये क्या होता है, के लैम्बडा बाय डी। इसका तो मैं मैग्नीट्यूड लिखा रहा हूं आपको, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये फॉर्मूले आई होप सबने याद कर लिए होंगे। बोलो भाइयों, ये फॉर्मूले याद हुए कि नहीं हुए, ये फॉर्मूले आपके याद होने ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूले ही आपको मदद होंगे। जब भी आपका ऐसा लाइन चार्ज आएगा आपको ये वाले ही फॉर्मूले लगाने हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, रिंग के सेंटर पे, अगर आप रिंग का केस समझोगे, रिंग, तो रिंग का केस क्या हो जाता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है 0, सही है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग लोगे तो इसका लैम्बडा कूलम पर मीटर, या तो टोटल चार्ज Q और रेडियस R, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 2k लैम्बडा बाय R। सही है गलत, सेंटर पे। ये फॉर्मूला हमने भाइयों सीखा है नहीं सीखा। अगर आप इसको क्वार्टर रिंग के लिए बात करते हो, देखो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे फॉर्मूले तो आप खुद से भी याद कर लोगे, पर ये वाले फॉर्मूले आपको परफेक्ट याद होना ही चाहिए। जैसे अगर क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग, अगर क्वार्टर रिंग है तो लैम्बडा है, रेडियस R है, सही है। तो इसके लिए इस डायरेक्शन में आता है k लैम्बडा बाय R, और इस डायरेक्शन में आता है k लैम्बडा बाय R, सही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, √2k लैम्बडा बाय R, सही है। अगर आप यही क्वार्टर रिंग को नेगेटिव लैम्बडा कूलम पर मीटर ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा k लैम्बडा बाय R, और इस डायरेक्शन में k लैम्बडा बाय R। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। अपर के डायरेक्शन में भी k लैम्बडा बाय R और अंदर के डायरेक्शन में भी k लैम्बडा बाय R आपको लेना है। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, √2k लैम्बडा बाय R। फिर अगर आप एक्सिस पे आते हो, जैसे देखो एक्सिस पे ये है Q चार्ज और रेडियस R। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है हर जगह पे तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों। आपको हर एक पॉइंट सुनना ही है, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो आपको थोड़ा सा तेजी से जाएगा, पर आपको कंफर्टेबली हर चीज सुनना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQX अपॉन x² प्लस R² की वैल्यू 3/2। सही है गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा हो जाता है, x के साथ। देखो इस डायरेक्शन में तो निगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, फिर इधर आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है, +R/√2 पे,
और मिनिमम कहाँ होती है, -r/√2 पे। अगर ये दोनों वैल्यूज आप इसमें डाल दोगे तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी ना, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ये हमने रिंग का डिस्कस कर लिया, लाइन चार्ज का डिस्कस कर लिया। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम क्या कहते थे कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k λ/d। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 2k λ/d। ई परपेंडिकुलर, सही है गलत, इसमें ई पैरेलल 0 होता है, इसमें ई पैरेलल 0 होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, पक्का। अब आता है डिस्क के कारण। डिस्क के कारण क्या होता है, अगर एक डिस्क है तो देखो, डिस्क का तो मैं आपको एक मस्त तरीका ही सिखाता, क्योंकि डिस्क एक एरिया है। डिस्क क्या है, एक एरिया, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस r देख लोगे तो इधर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, भाइयों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इधर, आप मुझे बताओगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अगर आप ये समझोगे कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप तो पहले लिख लेना σ/2ε0, सही है। अगर आप डिस्क के दो केसेस देखोगे, एक डिस्क बीच में खाली है, सही है, तो आप देखोगे कि यहां से r डिस्टेंस x डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सही है, ये r1 है, ये r2 है, सही है गलत। तो r1 के केस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखोगे, σ/2ε0 लिखा। आपको क्या करना है, पहले cos थीटा लेना है अंदर वाले से। तो cos थीटा अंदर वाले से क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, r1² प्लस x² माइनस आउटसाइड वाला cos थीटा, x/√r2² प्लस x², सही है। वैसे ही अगर आप इधर अंदर साइड से लोगे तो ये तो सेंटर पे ही है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और बाहर वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/√r² प्लस x²। इस तरह से आप डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। इस वजह से आप डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, बोलो भाइयों, सही है या गलत, परफेक्ट, सबको समझ में आया। इसी हिसाब से आप डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लोगे। फिर आता है डिस्क के बाद इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट के वजह से आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, बताइए। इनफाइनाइट शीट के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, σ/2 सॉरी, इसका क्या आ जाता है, σ/2ε0। अगर आप डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है σ/2ε0। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, σ/2ε0, सही है। तो अब लास्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्फीयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्फीयर्स। तो स्फीयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जैसे दो स्फीयर्स, एक है हॉलो स्फीयर, एक है हॉलो स्फीयर और एक है सॉलिड स्फीयर। तो ये सारे फॉर्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए। एक है हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे एक पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर तो जीरो ही होती है। यहां पे क्या होती है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r²। इस डायरेक्शन में क्या होती है, x ग्रेटर देन r, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/x², सही है। अगर आप उसी जगह पे सॉलिड स्फीयर देखोगे तो यहां पे ये लिखना जरूरी है कि इट सॉलिड स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग। जब ही तो पूरा स्फीयर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी तो पूरा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपने वहां कंडक्टर लिख दिया तो आपको तो ये मालूम है ना, कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पे। तो भाइयों कुछ भी करना, हर एक पॉइंट सुनना, क्योंकि हमें मिल के मार्क्स लाने हैं। तो अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप यहां पे क्या लोड लोगे, यहां पे लोगे आप रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही होता है, व्हेन r लेस देन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, kqx/r³, kqx/r³। यहां पे अगर आप q को देखना भी चाहो, अगर आप रो को देखना चाहो तो रो क्या हो जाता है आपका, q/4/3 πr³। अगर ये q की वैल्यू आप इधर रख दोगे तो आपको एक और फॉर्मूला मिल सकता है, ρx/3ε0।
देख लेना ये करेक्ट है या नहीं है। अरे मैं करेक्ट है या नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं भाई, क्योंकि आप एक बार खुद से तो सॉल्व कर ही लो, ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं। एक बार आप खुद से सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा भाई करेक्ट ही बोल रहा है। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इधर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन आर, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सही है गलत? तो ये दोनों स्फीयर्स भी आपको ढंग से समझ में आ गए, आई होप। समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। वैसे ही निगेटिव के लिए क्या होती है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट चार्ज। सही है गलत? हाँ, तो समझ में आना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, फॉल्स है। मैग्नीट्यूड वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर इस केस में देखोगे आप तो वो तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा अगर ये वाला स्टेटमेंट आपको कहीं दिख जाए तो आपको उसको गलत ही बोलना है। आपको क्या बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपने क्या सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरा, नेट चार्ज, अगर दो चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसी ही होगी। सही है। और आपको यह चीज मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही है या गलत है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस डायरेक्शन में, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट ही होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो भाइयों? सही है गलत? फिर आता है नेक्स्ट, गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको क्या देता है, ये आपको एक आइडिया देता है कि एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है। एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, जैसे फाई क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको आप लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए भी बोल सकते हो, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो भाई गॉस लॉ को? गॉस लॉ आपको सिंपल क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है। तो आप एक चीज समझ लो कि फ्लक्स जो डिपेंड करता है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स कभी भी आपको क्या बोल सकते हैं अपन, फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है, इसका आइडिया देता है, इसका आइडिया देता है। अगर मान लो एक चार्ज अंदर है Q, तो इसके वजह से फ्लक्स कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स ये सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, अगर उसके अंदर चार्ज Q है, कोई भी ले लो, तो फ्लक्स विल रिमेन सेम। ये चीज है या नहीं है? फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस सराउंडिंग बाय इट। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सही है गलत? अब आप लॉजिकली एक बात समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस, सही है, जैसे फ्लक्स जो डिपेंड करता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है भाइयों? फ्लक्स डिपेंड करता है कि वो सरफेस के अंदर क्यू इनसाइड कितना है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस दोनों बातों पे दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है, आउटसाइड एज वेल एज, दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है
आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, एज वेल एज इनसाइड, दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और इस चार्ज पे भी, मतलब इस चार्ज के कारण इधर, इस चार्ज के कारण इधर, तो ई नेट इधर आएगा। सही है गलत? फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस, सॉरी ऑन अ पॉइंट ऑन द एनीवेयर ऑन द सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ द चार्जेस, क्यू इनसाइड एज वेल एज क्यू आउटसाइड। समझ में आया कि नहीं आया भाई? वो फ्लक्स का बेसिक जानकारी। इसके बाद आप ये समझ लो कि अगर फ्लक्स के कंसेप्ट से अगर आप सिमेट्रिकल सरफेसेस कंसीडर कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है आप ये बता सकते हैं। जैसे क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज रख दो तो क्यूब से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है? क्यू बाय एप्सिलॉन, एनर्जी नहीं सॉरी, कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना क्रॉस होगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर एक सरफेस से इक्वल फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा? हर एक सरफेस से इक्वल फ्लक्स पास होगा या नहीं होगा? होगा। हर एक सरफेस से इक्वल फ्लक्स ही पास होगा। इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आप फ्लक्स के कंसेप्ट से निकाल सकते हो। एक बार आप वो वाला सेक्शन भी रिवाइज कर लेना। सही है गलत? फिर आता है नेक्स्ट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में क्या है कि अगर एक कंडक्टर है भाई, अगर आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया तो ये तो मानना है कि पूरा चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे। पूरा चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। और पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट इसलिए होता है क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज अपनी मिनिमम एनर्जी रखना चाहती है। अगर आप इस पे चार्ज दे दोगे तो चार्ज की एनर्जी कम मिनिमम रहेगी, वो सबसे जब उनका डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। इसीलिए वो सारे चार्जेस सराउंडिंग पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, सरफेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, सराउंडिंग नहीं सॉरी, वो सारे चार्जेस सरफेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब मान लो ऐसा सरफेस है, ठीक है, अगर आपने इसको क्यू चार्ज दे दिया तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। बोलो सही है गलत? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे R1, R2, R3, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा तो R2 का है, फिर उससे बड़ा R3 है, फिर उससे बड़ा R1 है। तो सिग्मा 2 इज सबसे ग्रेटर, सिग्मा 3 इज उसके बड़ा, फिर सिग्मा 1। सबसे ज्यादा चार्ज इस रीजन में रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और सबसे कम सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर इधर। समझ में आया? जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी उस पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट कंडक्टर का जो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के हमेशा नियर द सरफेस परपेंडिकुलर ही रहती है। समझ में आया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, यहां तक बेसिक नॉलेज मैंने आपको सबको दिया है या नहीं दिया है? बोलिए भाई लोगों, सबको समझ में आया? फिर अगर अपन डाइपोल की बात करें, किसकी बात करें? डाइपोल। डाइपोल की बात करें तो कि डाइपोल को हम क्या मानते हैं? माइनस क्यू और प्लस क्यू और बीच का डिस्टेंस। तो डाइपोल क्या होता है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं क्यू इंटू डी। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर हमें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी वेक्टर की एल लेंथ पे, तो एल लेंथ पे अगर निकालनी है तो आप क्या बोलते हो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को? 2kp/l³। क्या बोलते हो सीधा? 2kp/l³। और इसका डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के इक्वल ही होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के इक्वल ही होता है एक्सियल के लिए। और इक्विटोरियल के लिए देखें तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? -kp/l³। तो इसी के साथ हमने बेसिक सारी चीजें कवर कर ली है। बेसिक बोले तो सारे एक एक फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। और ये वाला टॉपिक मैंने आपका गो थ्रू पूरा फॉर्मूला वाइज तो करवा ही दिया है।
और इसी के साथ साथ अगर आप 15-20 क्वेश्चन पीवाईक्यू साथ में कर लो फॉर्मूला बेस्ड, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो सकता है। तो कोई आपको नहीं रोक सकता कम से कम 15 सवाल करने के लिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।